हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 17 दिसंबर को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अपॉर्चुन मोमेंट टू रीडिस्कवर चेन्नईस हाइड्रोलॉजी। ये आर्टिकल अर्बन फ्लड से रिलेटेड है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। एक दो पॉइंट है जो प्री के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे और आज का लास्ट आर्टिकल है जो कि इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, वो है वाइल्ड फायर फिश साइज हाउ हॉटेस्ट आर्टिक समर इम्पैक्टेड रीजन। ये आर्टिकल भी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। अपॉर्चुन मोमेंट टू रीडिस्कवर चेन्नईज हाइड्रोलॉजी। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। GS1 में लगातार अर्बन फ्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको जो है इसमें पूछे जा सकते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी बिल्कुल आ सकता है। क्लाइमेट चेंज मेन कारण बताया जाता है अर्बन फ्लड का। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज सबसे बड़े रीज़न है अर्बन फ्लड के, इसलिए ये सारी चीज़ें कनेक्ट करके आपको पूछी जा सकती है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर चेन्नई फ्लड को मेंस के आंसर में यूज़ करना होगा बहुत सारी जगह। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बेसिकली अगर हम बात करें अभी की, तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो हैवी रेनफॉल इवेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा हमें फ्लड देखने को मिल रहा है, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में। रिसेंट ईयर में 2023 में हमें दिल्ली में जो है हमें फ्लड देखने को मिला और अभी चेन्नई में भी बहुत ज़्यादा अभी तक का पिछले 50 सालों में सबसे वर्स्ट फ्लड देखने को मिला है चेन्नई में। ऐसा नहीं है कि चेन्नई में पहली बार फ्लड आ रहे हैं, इसके पहले भी 2005 में आया था, फिर 2015 में भी चेन्नई फ्लड आए थे जो कि बहुत न्यूज़ में थे। उसके बाद मेंस में क्वेश्चन भी आया था और अभी 2023 का। लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा वर्स्ट कौन सा था? 2023 का ही सबसे ज़्यादा वर्स्ट था। तो क्या सिर्फ ये कह देना कि क्लाइमेट चेंज के कारण सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें क्या ह्यूमन एरर नहीं है? क्या हमारी गलती नहीं है? क्या हम क्लाइमेट चेंज के पीछे छुप रहे हैं? इन सारी चीज़ों को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। अभी तक के 3 बार ऐसे फ्लड आ चुके हैं, 5 में, 15 में और 23 में। क्या हम लोग 5 और 15 से सीखे नहीं थे कि हमें कैसे जो है चेन्नई को या बाकी अर्बन सिटीज़ को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है, फ्लड रेजिलिएंट बनाना है? तो कहीं ना कहीं इसमें ह्यूमन एरर था, ह्यूमन ब्लंडर था। ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। शुरू करते हैं। What is more, the coastal city of Chennai has also got to deal with coastal flood and climate change and the consequent impact of sea water rise। जो चेन्नई है उसे कोस्टल फ्लड से तो डील करना है, जो अभी 2023 में आए थे। क्यों आया था कोस्टल फ्लड अभी थोड़े दिन पहले? साइक्लोन के कारण। साइक्लोन के कारण आया था। साइक्लोन इतना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का क्यों था? क्योंकि क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज के कारण साइक्लोन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है और उसके कारण ये साइक्लोन जो फ्लड है हमें देखने को मिला, कोस्टल फ्लड हमें देखने को मिला। तो चेन्नई को सबसे पहला इशू तो कोस्टल फ्लड से डील करना ही है। उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज के कारण सी वाटर लेवल राइज से भी डील करना है, क्योंकि ये कोस्टल सिटी है। तो डबल जो है इशू से चेन्नई को डील करना होगा। द की इशू देयरफॉर इज टू हाईलाइट द नेसेसिटी टू डिकोड चेन्नई अर्बन पेरी अर्बन हाइड्रोलॉजी। तो यहाँ पर की इशू क्या है? हमें डिकोड करने की ज़रूरत है चेन्नई की अर्बन और पेरी अर्बन हाइड्रोलॉजी को। उसमें इकोसिस्टम की को पूरा टोटलिटी में कंसीडर करते हुए साइंटिफिक इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, नॉट ओनली टूवर्ड्स फ्लड मिटिगेशन but also towards handling drought and in building climate resilient strategy for Chennai and Chennai metropolitan area। हमें साइंटिफिक इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है पूरे इकोसिस्टम को टोटलिटी में लेते हुए, सिर्फ फ्लड मिटिगेशन करने के लिए नहीं बल्कि ड्रॉट को हैंडल करने के लिए और क्लाइमेट रेजिलिएंट बिल्डिंग भी बनाने की ज़रूरत है अर्बन एरियाज़ में, जो चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसमें। शुरू करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट की हमने बात की थी, जो आपको मेंशन करना है अपने आंसर्स में, आप यूज़ कर सकते हैं, वो है
Chennai city and the adjoining district are richly endowed with wonderful watersheds. There are 3,588 irrigation tanks in Kanchipuram, Chengalpattu, Thiruvallur district respectively as highlighted in tank memoir. These are man-made but magnificent watershed created through a series of earthen embankment constructed across stream which carried heavy flow during the monsoon month. तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, ऑलरेडी 3,588 इरिगेशन टैंक हैं, ठीक है, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया के डिस्ट्रिक्ट में। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर नाम दिया हुआ है, अपन जनरल लिखेंगे पॉइंट, तो उसमें अपन सिर्फ टैंक की बात करेंगे, स्पेसिफिक नंबर की बात नहीं करेंगे कि ऐसे बहुत सारे इरिगेशन टैंक हैं, बहुत सारे वाटर शेड ऑलरेडी बनाए गए हैं, बहुत सारे कच्चे वाटर शेड हैं, बहुत सारे पक्के वाटर शेड भी बनाए गए हैं, टैंक टाइप के छोटे छोटे पॉन्ड टाइप के बनाए गए हैं, जिसमें अगर फ्लड आता है तो पानी जो है उसमें स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा सूखा रहता है तो भी आप पानी स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्लड का पानी अगर आता है तो वो स्टोर करके रखा तो सूखे टाइम पे आपको काम आ सकता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो टैंक है अनफॉर्चुनेटली दिस टैंक्स आर नेग्लेक्टेड सिल्टेड अप विथ ब्रोकन बर्न्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये टैंक जो है बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड हैं, इसमें पूरा मिट्टी भर चुकी है, पूरा जो टैंक है ऊपर तक आ चुका है मिट्टी से, इसकी जो कैपेसिटी है पानी होल्ड करने की वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुकी है, और ये बहुत सारे टैंक अब टूट भी चुके हैं, है ना, तो इसमें पानी स्टोर नहीं रह पा रहा है। इन एडिशन कैचमेंट एरियाज, फ्लड प्लेन्स, feeder and supply channels and even the water spread area in many of these tank are heavily silted and encroached। silted का मतलब क्या है, ये मिट्टी भर जाना, ठीक है। तो कैचमेंट एरियाज मतलब क्या होता है, फ्लड आने पर, है ना, कहाँ कहाँ तक पानी जा सकता है उसको हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। फ्लड प्लेन क्या होता है, जब आप चैनल देखते हैं रिवर की, है ना, तो रिवर जनरली साल भर एक पर्टिकुलर जगह से बहती रहती है, लेकिन उसके आसपास बहुत सारी रेतीले मैदान होते हैं जहाँ पर अगर पानी थोड़ा ज़्यादा आता है तो वहाँ तक पानी भर जाता है। कैचमेंट एरिया ज़्यादा बड़ा होता है, फ्लड प्लेन छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये रिवर बह रही है, इसके आसपास का एरिया फ्लड प्लेन होगा और कैचमेंट एरिया यहाँ तक का एरिया होगा। समझ में आया क्या? तो ये सारे एरिया एंक्रोच हो चुके हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, या तो एग्रीकल्चर कर रहे हैं लोग या तो यहाँ रहने लग गए हैं, तो यहाँ पर बिल्डिंग्स बन चुकी है। एंक्रोचमेंट होने के कारण यहाँ से पानी अब निकल नहीं पा रहा है, जो एक्सेस वाटर है वो निकल नहीं पा रहा है, तो फिर एक्सेस वाटर यहाँ आ रहा है, तो ये अगर मान लीजिए घर है तो यहाँ पानी भर जाएगा, और बेसिकली इस पर्टिकुलर चैनल से पानी पहले जो निकल जाता था अब नहीं निकल पा रहा है, इसलिए तो फ्लड आ रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। तो हमें टैंक के ऊपर, स्पेशली साउथ इंडियंस जो सिटीज़ हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पर टैंक बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और वहाँ पर हमें टैंक पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या किया जा सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, Since this district are already substantially urban, there is a dire need to protect this water bodies from encroachment। इन सारी water bodies को encroachment से सबसे पहले बचाने की ज़रूरत है। Not just tank but the catchment area, inlet and surplus channel, foreshore areas, tank flood plains and tank burns are equally important। ये सारे एरिया, सिर्फ टैंक ही नहीं, कैचमेंट एरिया को मैंने अभी समझाया, जहाँ तक फ्लड आता है ना, पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है नदी में, तो जहाँ जिस एरिया तक फ्लड वाला, मतलब जिस एरिया तक पानी पहुँचता है फ्लड आने पे, उसे कैचमेंट एरिया कहते हैं। उसके अलावा जो टैंक का फ्लड प्लेन एरिया है वो एरिया, टैंक बर्न्स, जिससे हम टैंक को क्या करते हैं, आजू बाजू से बांधते हैं, बांध करके रखते हैं ना, मिट्टी लगा के रख दिए उसी से गड्ढे के ऊपर, तो यहाँ क्या हो गया, टैंक बन गया। तो इस तरीके की चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ें हम इस पे फोकस करेंगे तो जो वाटर बॉडी है उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी रीस्टोर हो जाएगी, और अगर पॉसिबल होगा तो हम उसकी कैपेसिटी को डबल भी कर सकते हैं, ताकि एक्सेस वाटर इसमें डाला जा सके और फ्लड से लोगों को बचाया जा सके, और साथ ही में ड्रॉट से भी। एक्सेस वाटर अगर यहाँ रहेगा तो फ्लड से भी लोग बचेंगे, और वही पानी बाद में जब सूखा आएगा तो इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। और रन ऑफ वाटर भी बहुत ज़्यादा सेव होगा, सॉइल इरोजन से भी हम बचेंगे, तो ओवरऑल विन विन होगी हमारे लिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, टैंक को हमें बचाना है एंक्रोचमेंट से, और उसकी जो सिल्टिंग हुई है उसको ख़त्म करना है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, चेन्नई के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चेन्नई इज़ इन फैक्ट
geographically very uniquely placed which is blessing. It has 3 waterways rivers that run through the city, है ना। तो चेन्नई बहुत यूनिकली प्लेस है, 3 वाटरवेज इस सिटी से जो है जाते हैं, है ना, इस सिटी के बीच से जा रहे हैं। समथिंग विच नो अदर सिटी इन द कंट्री और इन साउथ एशिया कैन बी बूस्ट ऑफ द। ये पॉइंट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। प्री पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस्टल लेयर रिवर रन्स थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चेन्नई, ये फर्स्ट पॉइंट जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। द कोवम विच टेक केयर ऑफ सेंट्रल चेन्नई एंड द अडयार विच कैटर टू साउदर्न चेन्नई। ये 3 रिवर जो है, तीनों के नाम आपको याद रखना है, जो कि चेन्नई को नॉर्थ, सेंट्रल और सदर्न पार्ट से होके हुए जाती है। And the further south the Palar which carries the flow. Each of this river also feed numerous tank before reaching the Bay of Bengal. ये सारी रिवर जो है चेन्नई से होते हुए गुजरती है और बहुत सारे टैंक भी फिल करते हुए जाती है, ठीक है। पलार जो है चेन्नई में नहीं है, नीचे साइड पे सदर्न चेन्नई में है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। ये 3 रिवर्स आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली दिस मेजर ड्रेनेज सिस्टम आर इन प्रीटी बैड शेप ड्यू टू हैवी एंक्रोचमेंट। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो रिवर्स हैं जहाँ से सारा पानी जा सकता था, वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत बुरी स्थिति में है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? एंक्रोचमेंट। यहाँ पर लोगों ने घर बना लिए हैं, एग्रीकल्चर हो रहा है और सारी चीज़ें हो रही है। फ्लड प्लेन अब रहे नहीं हैं, कैचमेंट एरिया कम होते जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर अर्बनाइजेशन है, हज़ार्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है, एंक्रोचमेंट हो रहा है, जिसके कारण अब फ्लड प्लेन बचे ही नहीं है। दिस रिवर हैव ऑल्सो लॉस देयर ग्रेविटी एंड वेलोसिटी ड्यू टू स्लज एंड सिल्ट डिपॉजिट। स्लज और सिल्ट डिपॉजिट मतलब मिट्टी का यहाँ जमावड़ा हो चुका है, तो जो हमारी रिवर है ना, उसकी कैपेसिटी भी कम हो चुकी है पानी को होल्ड करने की, है ना। क्या होता है, ये मान लीजिए आपकी रिवर है, यहाँ तक के पूरी मिट्टी जमा हो गई, अब पानी कितना रहेगा? सिर्फ इतने एरिया में। अगर आप ये सारी मिट्टी को हटा देते हैं तो पानी ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। सेवरल एफर्ट्स हैव बीन मेड टू रिस्टोर दिस रिवर एज वेल एज बंकिंगम कैनल, बट द कंडीशन रिमेन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। पहले काफ़ी एफर्ट जो है सरकार द्वारा किए जा चुके हैं, लेकिन अभी जो कंडीशन है वो सेटिस्फैक्शन से काफ़ी ज़्यादा दूर है। What this waterways need is a year-long attention and maintenance, and not just cosmetic interventions such as river front and canal front development. ये जो रिवर हैं इसमें लॉन्ग अटेंशन की ज़रूरत है, ना ही ऐसे छोटे मोटे डेवलपमेंट कर दिया कि रिवर फ्रंट बना दिया, है ना, वहाँ पर टूरिज़्म वाली चीज़ें कर दी। इसमें बहुत ज़्यादा हमें क्या देने की ज़रूरत है? अटेंशन देने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी बहुत सारी कैनल्स हैं जो चेन्नई में हैं, ये जो वाटर ड्रेनेज नेटवर्क है इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है, इसे भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। ये 3 पॉइंट हमारे हो जाएंगे, एक कैनल वाला, दूसरा रिवर वाला और तीसरा टैंक वाला। ये तीनों पॉइंट के पर्सपेक्टिव मतलब आप तीनों पॉइंट को लिख सकते हो और चेन्नई का उदाहरण भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपको तीनों पॉइंट लिखना है। अगर हम तीनों चीज़ों पे काम करते हैं, सरकार इन तीनों चीज़ों पे फोकस करती है, अर्बनाइजेशन में एंक्रोचमेंट को रोकती है, तो हम जो है जो फ्लड आ रहे हैं उसका पानी बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं और आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। अगर इस साल ला नीना आया है जिसके कारण फ्लड है और अगले साल एल नीनो आएगा, तो यही पानी अगले साल हमें सूखे के वक्त काम आ सकता है। तो इसी डिज़ास्टर को अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अगर थोड़ी ज़्यादा अटेंशन दें। तो होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला पॉइंट, ये तीनों रिवर वाला, ये प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखिए। तीनों के नाम भी याद रखिए और चेन्नई से होके गुजरती है ये भी याद रखना है। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है वाइल्ड फायर्स फिश साइज हाउ हॉटेस्ट आर्टिक समर इम्पैक्टेड रीजन। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिक रीजन किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण, ठीक है। इस तरह का मेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शुरू करते हैं आर्टिकल। द 2023 समर was the warmest on the record in the Arctic, which has warmed nearly 4 times faster than the Earth as a whole since 1979। 2023 का अगर समर की बात करें तो सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट समर था, सबसे ज़्यादा गर्म जो है ईयर था अभी तक के आर्टिक की हिस्ट्री में, और 4 टाइम फास्टर जो है
है ना, वार्म हो रहा है आर्टिक, अगर अर्थ की तुलना में हम बात करें तो। द पास्ट ईयर वॉज द 6th वार्मेस्ट फुल ईयर इन द आर्टिक सिंस रिलायबल रिकॉर्ड कीपिंग बिगेन इन 1990। 1990 से अगर बात करें तो जो पिछला साल था अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक का, ये 6th वार्मेस्ट फुल ईयर था आर्टिक में। इसके इम्पैक्ट की बात करेंगे। सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो क्या है, सब सी परमाफ्रोस्ट थॉइंग। परमाफ्रोस्ट का मतलब क्या होता है ये समझने की ज़रूरत है, फिर हम सब सी परमाफ्रोस्ट के बारे में बात करेंगे। जो परमाफ्रोस्ट लैंड पे होते हैं उसका मतलब ये जो फ्रोज़न सॉइल होती है ना, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होता है, सॉइल जो जम जाती है, बर्फ़ लग जाती है इसमें, उसे हम परमाफ्रोस्ट कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। अब सब सी परमाफ्रोस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब वो फ्रोज़न सॉइल जो सी बेड के अंदर है उसे हम क्या कहते हैं, सब सी परमाफ्रोस्ट। थॉइंग का मतलब होता है मेल्टिंग। ठीक है, तो क्या हो रहा है पहला कॉन्सिक्वेंस, सब सी परमाफ्रोस्ट थॉइंग हो रही है, किसके कारण, आर्टिक में वार्मेस्ट ईयर होने के कारण, हीटिंग होने के कारण। अब ये जो परमाफ्रोस्ट है इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, और ऑर्गेनिक मैटर जो है क्या हो रहा है, वैसे तो जनरली थॉइंग होती ही है ना, मेल्टिंग होती ही है ये परमाफ्रोस्ट की, लेकिन ये बहुत तेज़ी से हो रही है, और ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये डीके होने शुरू हो जाता है। चूँकि ऑर्गेनिक मैटर डीके होना शुरू हो जाएगा तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का एमिशन बढ़ जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड और अगर मीथेन गैस का एमिशन बढ़ रहा है तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बढ़ रहा है, और ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बढ़ता है तो वापस क्लाइमेट चेंज का इशू हो जाएगा। इसका मतलब ये नेगेटिव फीडबैक है। पहले हीटिंग बढ़ रही है, किसके कारण, ग्रीन हाउस गैस के कारण हीटिंग बढ़ेगी, हीटिंग बढ़ने के कारण आर्टिक मेल्टिंग होगा, आर्टिक मेल्टिंग के कारण परमाफ्रोस्ट थॉइंग हो रहा है, और परमाफ्रोस्ट थॉइंग होने के कारण वापस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ेगी, और ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहेगी। तो ये सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट है, जो इम्पैक्ट है आर्टिक में, वो किस तरीके से हो रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन और बढ़ेगा बिकॉज ऑफ थॉइंग ऑफ सब सी परमाफ्रोस्ट। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन फिशरीज। किस तरीके से फिशरीज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ये समझते हैं। ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फ्रेश बॉडीज एंड मरीन इकोसिस्टम, वेस्टर्न अलास्का रिकॉर्डेड एक्सट्रीमली लो नंबर ऑफ चिनूक एंड चुम सैल्वन द पास्ट ईयर, 81 एंड 92% बिलो द 30 ईयर मीन रिस्पेक्टिवली। बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट वाटर बॉडीज़ और मरीन इकोसिस्टम पे भी पड़ रहा है, जिसका एग्जांपल है वेस्टर्न अलास्का में एक्सट्रीमली लो नंबर ऑफ चिनूक, है ना, चिनूक फिश है, चुम सैल्मन फिश है, इनका नंबर बहुत लो जो है पाया गया है। ऑलमोस्ट 30 ईयर के अगर मीन एवरेज की बात करें तो उससे 81% कम और 92% कम। 81% कौन सा, चिनूक का नंबर जो है पाया गया है, और 92% कम जो है चुम सैल्मन का नंबर पाया गया है। द साइज ऑफ द एडल्ट सैल्मन हैज़ ऑल्सो डिक्रीज। जो साइज़ है एडल्ट सैल्मन का वो भी बहुत जो है छोटा हो चुका है, जो कि बड़ी चिंता की बात है। क्यों चिंता की बात है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी इम्पैक्ट करेगा, प्रोफाउंड कल्चर जो है इम्पैक्ट करेगा, है ना। बहुत सारी लोगों की लाइवलीहुड फ़िश पे डिपेंड करती है, तो फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड, सारी चीज़ें इम्पैक्ट करने वाली है। वाइल्ड फायर इन आर्टिक रीजन। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, वाइल्ड फायर कितना बढ़ चुका है आर्टिक रीजन में क्लाइमेट चेंज के कारण। Canada, 40% of whose land mass is considered Arctic and Northern, was among the worst affected by वाइल्ड फायर। कनाडा की बात करें जिसका 40% लैंड मास जो है आर्टिक कंसिडर किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा किससे अफेक्ट रहा है, वाइल्ड फायर से। द कंट्री विटनेसेस वर्ल्ड वाइल्ड फायर सीजन ऑन रिकॉर्ड विथ मोर देन 10 मिलियन एकड़ बर्नट इन नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज। अगर हम अभी की बात करें 2023 की, 22-23 की, तो वर्स्ट वाइल्ड फायर जो है रिकॉर्ड किए गए हैं कहाँ पर, कनाडा में। कम से कम 10 मिलियन एकड़ जो है यहाँ पर वाइल्ड फायर जो है जल चुका है, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, फ्लडिंग एंड मेल्टिंग ऑफ आइस। ओवर द पास्ट 20 years राइजिंग टेम्परेचर हैव लेड टू ड्रामेटिक थिनिंग ऑफ द मेंडेल हॉल ग्लेशियर इन अलास्का। पिछले 20 वर्षों में देखा जाए तो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके कारण जो ग्लेशियर है, मेंडेल हॉल ग्लेशियर इन अलास्का, वो बहुत तेज़ी से थिन हो रहा है। चूँकि ये ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है उसके कारण क्या होगी,
फ्लडिंग होगी, एनुअल फ्लडिंग बहुत ज़्यादा इस रीजन में बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ अगर देखें तो आइस शीट मेल्टिंग भी जो है अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। इट इज़ ऑल्सो नोटेड दैट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ग्रीनलैंड आइसलैंड आइस शीट एक्सपीरियंस मेल्टिंग फॉर ओनली द 5th टाइम इन 34 ईयर रिकॉर्ड। द आइस शीट कंटिन्यू टू लूज मास डिस्पाइट अबव एवरेज विंटर स्नो एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो जो ग्रीनलैंड आइस शीट है वो भी लगातार क्या हो रही है, मेल्ट होते जा रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा जो है क्या हो रहा है, विंटर में स्नो जमा तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर देखें तो आइस शीट धीरे धीरे थिनिंग होते जा रही है, पतली होते जा रही है। अगस्त 2022 से सितंबर 2023 की बात करें तो 350 ट्रिलियन पाउंड ऑफ आइस शीट मास जो है लॉस्ट कर चुका है ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे आर्टिक। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंस होंगे। क्या असर पड़ रहा है आर्टिक पे, ये डायरेक्टली आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अपने आंसर्स में। मेंस में पूछने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।